बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूँ रिजवान रौनक। मैं हूँ नाजिया कंवल। खेलों की खबरों के साथ मैं हूँ शफीक खान। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। आलमी अदालत इंसाफ का इसराइल को गजा में नस्ल कुशी रोकने का हुक्म। केस मुअत्तल करने की इसराइली दरख्वास्त मुस्तरद। इसराइल के खिलाफ मुकदमा काबिल समाअत करार। गजा में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया गया। इंसानी जानों के ज़िया पर गहरी तशवीश है। निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। 2 रोज के दौरान मजीद 383 अफराद शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 26,083 हो गई। 64,487 अफराद जख्मी, हजारों लापता। सेहूनी फौज के मकबूजा मगरबी किनारे में छापे, दर्जनों बेगुनाह फलस्तीनी गिरफ्तार। इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत अरबों डॉलर सरमायाकारी के मुआहदे किए। महसूलात में इजाफे और अखराजात में कमी जैसे चैलेंजेस दरपेश रहे। अपने दौरे हुकूमत के इख्तिताम पर व्हाइट पेपर जारी करूंगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ का निजी टीवी को इंटरव्यू। वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ से चेयरमैन पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान की मुलाकात। इदारे की सालाना रिपोर्ट पेश की। गुज़श्ता बरस के मुकाबले में PTA की आमदन में 17% इजाफे के बाद 850 अरब रुपए तक पहुंच गई। वज़ीर आज़म की मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज की रसाई आम आदमी तक पहुंचाने के लिए किए गए इक़दामात की तारीफ। दुनिया भर में कश्मीरी सरापा एहतजाज। भारत का यौम जमहूरिया यौम स्याह के तौर पर मनाया गया। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। मकबूजा वादी फौजी छावनी में तब्दील। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भारत मुखालिफ मुजाहरे। कश्मीरियों का जिद्दोजहद आज़ादी को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का अज़्म। मुल्क भर में सियासी सरगर्मियों में तेजी। उम्मीदवारों के जलसे, रैलियां और घर घर इंतखाबी मुहिम। DROs, रिटर्निंग अफसरान को मैजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात तफवीज़। कौमी और सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों की हतमी पोलिंग स्कीम जारी। मुल्क को मौजूदा बहरानों से निकालने के लिए तमाम तर तवानाइयाँ सर्व करेंगे। मईशत का इस्तेहकाम अव्वलीन तरजीह है। अवामी खिदमत ही हमारी सियासत का महवर है। इक़्तिदार में आकर महंगाई का खात्मा और अवाम को रिलीफ देंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का बुरेवाला में जलसे से खिताब। पीपल्स पार्टी का 10 निकाती मंशूर मुल्क को मजबूत और मुस्तहकम बनाने की दस्तावेज है। जमहूरियत और अवाम की ताकत पर यकीन रखते हैं। अवाम की ताकत से ही हुकूमत बनाएंगे। गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी खत्म करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्तान में जलसे से खिताब। इस्लाम के सुनहरी उसूलों पर अमल पैरा होकर इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। मुंतखब होकर अवामी मसाइल हल करेंगे। वतन अजीज को तरक्की की राह पर गामजद करने के लिए दिन रात एक करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का मुजफ्फरगढ़ में जलसे से खिताब। मुल्क को हकीकी मानों में इस्लामी फलाही रियासत बनाएंगे। टैक्स का पैसा अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च करेंगे। मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का हैदराबाद में खिताब। माशी अबतरी मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। मसाइल के हल के लिए कोशिशें करना अव्वलीन जिम्मेदारी होगी।
कामयाबी की सूरत में मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर मईशत बेहतर की जाएगी। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन। पाक फ़ौज को सलाम पेश करना चाहिए। हमारी पाक फ़ौज बहुत बेस्ट है और हमारी आर्मी बहुत बेस्ट है। पाकिस्तानी फोर्सेस हमेशा जो है वो हमारे आने वाले दुश्मनों को इसी तरह रोकता रहेगा और कोई भी बाहर के मुल्कों का एजेंडा या कोई भी जो हमारे मुल्क के खिलाफ साजिश है उनको कामयाब नहीं होने देगा। पाक आर्मी ने हमेशा बड़ा अच्छा काम किया है। इंडिया को हमेशा मुंह की खानी पड़ी है, तो पाक आर्मी जिंदाबाद। भारत को हमेशा मुंह की खानी पड़ी, पाक फौज इनको मुंह तोड़ जवाब देती रहेगी। हमें अपनी फौज पर फख्र है। अफवाज पाकिस्तान ने गैर मुल्की ताकतों का डट कर मुकाबला किया। भारतीय रॉ एजेंट्स की गिरफ्तारी पर अवामी रद्द अमल। बलोचिस्तान की तरक्की का हुकूमती आज़म। सूबे में 100 डैम्स की तामीर के मंसूबे पर काम तेजी से जारी। 64 छोटे डैम मुकम्मल, 36 ज़ेरे तामीर। डैमों की तामीर से तकरीबन 52,000 एकड़ फीट अराजी को पानी मुयस्सर होगा। सूबे में पीने के पानी का मसला भी काफी हद तक हल हो जाएगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की बाइज्जत वतन वापसी का सिलसिला जारी। 647 अफगान शहरियों पर मुश्तमिल मजीद 83 खानदान वतन लौट गए। पाकिस्तान छोड़कर वापस जाने वाले गैर कानूनी अफगान पनाहगुज़ीनों की मजमूई तादाद 4,75,000 से ज्यादा हो गई। आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद सर्द। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलाई सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध और स्मोक छाई रहेगी। पीसीबी चेयरमैन के लिए शफाफ इंतखाबात अव्वलीन तरजीह है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील पर काम जारी है। खिलाड़ियों की तरजीह लीग्स नहीं बल्कि कौमी टीम होनी चाहिए। कायम मुकाम चेयरमैन पीसीबी शाह खावर की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस मर्दों का सिंगल्स फाइनल इटली के जॉन सिनर और रूस के डैनियल मेदवेदेव के दरमियान इतवार को खेला जाएगा। सेमीफाइनल्स में सर्बिया के नोवाक जोकोविच और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव को शिकस्त। कतर में एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट। सऊदी अरब और थाईलैंड के दरमियान मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर। दोनों टीमें प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। जनूबी कोरिया ने भी लास्ट 16 के लिए क्वालिफाई कर लिया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। एक दूसरा है नरम मिजाज पर अम्मी को नाज। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले और इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखी कपड़े नरम मुलायम। सॉफ्ट सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नरम। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं, आलमी अदालत इंसाफ ने फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर इसराइल के खिलाफ मुकदमा काबिल समाअत करार दे दिया। दी हेग में नीदरलैंड्स में कायम आलमी अदालत इंसाफ ने जनूबी अफ्रीका की हंगामी इक़दामात से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए इसराइल की केस ना सुनने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने हुक्म देते हुए कहा कि नस्लकुशी के आलमी क़वानीन के तहत अदालत को केस सुनने का मुकम्मल इख्तियार है। गजा पर मुसलसल इसराइली हमलों के बायस इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है।
اقوام متحدہ میں بھی اسرائیلی حملوں کے خلاف قراردادیں پیش کی گئیں۔ عدالت نے اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ غزہ میں نسل کشی کی کارروائیاں بند کرے اور عام شہریوں کی مدد کے لیے اقدامات کرے۔ فیصلے کے وقت جنوبی افریقہ اور اسرائیل کی قانونی ٹیم عدالت میں موجود تھی۔ فلسطین نے بین الاقوامی عدالت انصاف کی طرف سے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ فلسطین کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ریاض مالکی نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ جج صاحبان نے حقائق اور قانون کا جائزہ لیتے ہوئے انسانیت اور بین الاقوامی قانون کے حق میں فیصلہ دیا۔ انہوں نے دنیا سے مطالبہ کیا کہ عدالت کے احکامات کی روشنی میں عارضی اقدامات پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ ڈاکٹر ریاض مالکی نے جرأت مندانہ اقدام اٹھانے پر جنوبی افریقہ کے عوام اور حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ICJ کا حکم اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی بھی ریاست قانون سے بالاتر نہیں۔ جنوبی افریقہ کے صدر سیرل رامافوسا نے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کو بڑی سکرین پر براہ راست دیکھا۔ فیصلے کے بعد انہوں نے انتہائی خوشی کا اظہار کیا اور پارٹی ارکان کے ساتھ جشن منایا۔ انہوں نے عدالتی حکم کو بین الاقوامی قانون کی حکمرانی کے لیے فیصلہ کن فتح قرار دیا۔ جنوبی افریقہ کی وزارت خارجہ نے اعلیٰ ترین عدالت کے فیصلے کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ آج کا دن بین الاقوامی قانون کی حکمرانی کے لیے ایک فیصلہ کن فتح اور فلسطینی عوام کے لیے انصاف کی تلاش میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو غزہ میں نسل کشی کی کسی بھی کارروائی کو روکنے کے لیے اقدام کرنا ہوں گے۔ غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیل کی دہشت گردی میں کمی نہیں آ رہی۔ صہیونی فورسز نہتے فلسطینیوں پر مسلسل بمباری کر رہی ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 2 روز کے دوران مزید 383 افراد شہید ہو گئے، جس کے بعد 7 اکتوبر سے جاری جنگ میں شہید ہونے والوں کی تعداد 26,083 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی حملوں میں 64,487 فلسطینی زخمی جبکہ ہزاروں لاپتہ ہیں۔ خان یونس میں اسرائیل کی مسلسل بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ جنگی طیاروں نے شہر پر متعدد بم برسائے ہیں۔ صہیونی فورسز نے نصیرت پناہ گزین کیمپ کے علاقے میں شدید بمباری کی، جس سے ایک ہی گھر کے 11 افراد شہید ہو گئے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی سفاک اسرائیلی فورسز سنگین کارروائیاں کر رہی ہیں، جس میں مختلف علاقوں میں چھاپوں کے دوران درجنوں بے گناہ فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کچھ دیگر خبروں میں یہاں آپ کو بتائیں، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ ان کی حکومت نے معیشت کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے مناسب اقدامات اٹھائے ہیں۔ آئندہ حکومت کو بھی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے درست فیصلے کرنا پڑیں گے۔ نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو میں وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے توانائی، تجارت کے فروغ اور نجکاری کے شعبے میں ٹھوس اقدامات اٹھائے ہیں۔ مختصر مدت کے دوران انہوں نے زیادہ تر اپنے اہداف کو کامیاب بنایا۔ مختلف ڈپارٹمنٹ جیسے کہ انرجی ہے، کامرس ہے، پرائیویٹائزیشن ہے، وہاں پہ آپ کو ایسے ہی لوگ درکار ہوتے ہیں جو اس بیک گراؤنڈ کے ہوں، جو اس میں ڈیلیور کر سکے، کیونکہ وقت کم تھا ہمارے پاس اور اس کم وقت میں آپ نے بہت سارے ٹارگٹس سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ کافی حد تک ان اہداف کو، ان گولز کو جو سیٹ کیے تھے اس پہ ہمیں کامیابی ملی۔ ہم اپنے ٹینیور کے آخر میں انشاءاللہ ایک وائٹ پیپر بھی اس پہ جاری کریں، اس کی ساری ڈیٹیلز شیئر کریں۔ ریونیو کیسے جنریٹ کرنا ہے اور ایکسپینڈیچر کیسے کم کرنا ہے، جو ارریشنل ایکسپینڈیچر گورنمنٹ کا ہے، سائز اس کی، تو اس میں کمی کیسے لے کر آنی ہے۔ میرے خیال میں یہ ہمارے لیے بھی چیلنج تھا اور یہ آنے والے حکومت کے لیے بھی شاید سب سے بڑا۔ ایک سوال پر وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث عناصر کے حملے کسی فرد، عمارت یا ادارے پر نہیں بلکہ یہ ریاست پر تصور تھا۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں پوری PTI ملوث نہیں بلکہ چند مخصوص لوگ تھے۔ کوئی بھی ملک میں سوشل آرڈر کی خلاف ورزی کرے تو ایسے واقعات سے افراتفری جنم لیتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کا فورم گزشتہ حکومت نے قائم کیا تھا، ان کی حکومت نے اس فورم کی توثیق کی۔ انہوں نے کہا کہ SIFC کے تحت متحدہ عرب امارات اور کویت کے ساتھ اربوں ڈالرز کے منصوبوں کے معاہدے ہوئے ہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے چیئرمین PTA میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور ادارے کی سالانہ کارکردگی رپورٹ پیش کی۔ انہوں نے وزیر اعظم کو بتایا کہ گزشتہ برس کے مقابلے PTA کی آمدن 17% اضافے کے ساتھ 850 ارب ہو گئی ہے۔ 2023 میں موبائل فون صارفین کی تعداد 19 کروڑ 20 لاکھ جبکہ ہائی سپیڈ براڈ بینڈ استعمال کرنے والوں کی تعداد 13 کروڑ ہے۔ وزیر اعظم نے ملک میں موبائل اور انٹرنیٹ سروسز کی عام آدمی تک رسائی یقینی بنانے کے حوالے سے ادارے کے اقدامات کو سراہا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے صدر روٹری انٹرنیشنل اسٹیفینی ارچک کی سربراہی میں وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وفد نے وزیر اعظم کو پاکستان سمارٹ ویلیج پروگرام اور انسداد پولیو کے حوالے سے فلاحی تنظیم کی کارکردگی سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے روٹری انٹرنیشنل کی پاکستان کے سماجی شعبے میں خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ حکومت تنظیم کو ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔
انہوں نے کہا کہ روٹری پاکستان سمارٹ ولیج پروگرام لوگوں کا معیار زندگی بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوگا۔ وفد نے وزیر اعظم کو بتایا کہ روٹری انٹرنیشنل پاکستان میں 8 لاکھ کتابیں بھی عطیہ کر چکا ہے، جس میں سے 2 لاکھ کتابیں بلوچستان میں تقسیم کی گئیں۔ پاکستان کے دور دراز علاقوں میں روٹری انٹرنیشنل کی موبائل لائبریریز کتب بینی کے فروغ اور خواندگی بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ ایران میں تعینات پاکستان کے سفیر اور پاکستان میں ایرانی سفیر نے دوبارہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان مفاہمت کے مطابق پاکستان کے سفیر محمد مدثر ٹیپو آج تہران پہنچے ہیں۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم بھی اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ اور ناظرین، کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے آج بھارت کا یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر منایا تاکہ عالمی برادری کو یاد دلایا جا سکے کہ بھارت کی طرف سے کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دینے سے مسلسل انکار ایک جمہوری ملک ہونے کے اس کے دعوے کی نفی کرتا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق آج مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال کی گئی، جبکہ دنیا کے مختلف ممالک کے دارالحکومتوں میں بھارت مخالف مظاہرے اور ریلیاں نکالی گئیں۔ قابض انتظامیہ نے بڑی تعداد میں بھارتی فوج کو تعینات کر کے مقبوضہ جموں کشمیر کو فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا تھا۔ بھارتی یوم جمہوریہ کی سرکاری تقریبات کے مرکزی مقامات بخشی اسٹیڈیم سری نگر اور مولانا آزاد کرکٹ اسٹیڈیم جموں کی طرف جانے والی سڑکوں پر خاردار تاریں اور رکاوٹیں لگا کر ناکہ بندی کی گئی تھی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما غلام محمد خان سوپوری، محمد یوسف نقاش اور دیگر نے سری نگر سے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ بھارت کو جموں کشمیر میں اپنا یوم جمہوریہ منانے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ اس نے کشمیری عوام کی خواہشات کے برخلاف ان کے مادر وطن پر غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت سمیت تمام بنیادی حقوق دلوانے کے لیے بھارت پر دباؤ بڑھائے۔ آزاد کشمیر میں بھارت کا یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا۔ احتجاجی جلسے، جلوسوں اور ریلیوں کی تفصیل جانیں گے عدیل احمد خان سے۔ یوم سیاہ کے سلسلے میں پاسبان حریت جموں کشمیر کے زیر اہتمام علمدار چوک سے مرکزی ایوان صحافت تک احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں سیاسی و سماجی شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے سیاہ جھنڈے اور بینر تھام رکھے تھے جن پر بھارت مخالف اور آزادی کے حق میں نعرے درج تھے۔ شرکاء نے شہر کی مرکزی شاہراہ پر مارچ کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کشمیری کے بھارت کو یوم جمہوریہ منانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ بھارت نے 10 لاکھ فوج کے ذریعے 76 برسوں سے مقبوضہ جموں و کشمیر کے ایک بڑے حصے پر وہ قابض ہے۔ وہ جو ادھر انسانی حقوق کی پامالیاں کر رہا ہے، وہاں عصمت تاردار ہے، نوجوانوں کے انکاؤنٹر میں شہید کرا ہے، بچوں کو پیلٹ گن کے ذریعے اندھا کر رہا ہے۔ آج ہم بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پہ یوم سیاہ منا کر دنیا کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کا جو بنیادی حق ہے، حق خود ارادیت، اسے دینے میں دنیا اپنا کردار ادا کرے۔ جموں کشمیر لبریشن سیل کے زیر اہتمام بھی یوم سیاہ کے سلسلے میں برہان وانی چوک میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر مظاہرین سے خطاب کے دوران مقررین نے کہا کہ بھارت جمہوری نہیں بلکہ ایک دہشت گرد ملک ہے جو جمہوریت کی آڑ میں کشمیری عوام اور بھارتی مسلمانوں کا استحصال کر رہا ہے۔ مقررین نے کہا کہ کشمیری عوام بھارتی فوجی حاکمیت کو مسترد کرتے ہیں اور اقوام متحدہ سے مطالبہ دہراتے ہیں کہ وہ ریاست جموں کشمیر کے عوام سے حق خود ارادیت کے وعدے پورے کرے۔ میرپور، کوٹلی باغ اور نیلم سمیت آزاد کشمیر کے تمام اضلاع میں یوم سیاہ کے سلسلے میں جلسے، جلوسوں اور احتجاجی ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد۔ بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے زیر اہتمام اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ مظاہرین نے سیاہ جھنڈے، بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر بھارت کے خلاف اور کشمیر کی آزادی کے حق میں نعرے درج تھے۔ اس موقع پر حریت کنوینر محمود احمد ساغر، آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر، سابق امیر جماعت اسلامی عبدالرشید ترابی اور دیگر رہنماؤں نے کہا کہ بھارت کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو دبانے کے لیے وحشیانہ حربے استعمال کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے مذموم مذاہب میں بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات کے لیے حتمی پولنگ سکیم جاری کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کی 266، پنجاب اسمبلی کی 297، سندھ اسمبلی کی 130، خیبر پختونخوا اسمبلی کی 115 اور بلوچستان اسمبلی کی 51 جنرل نشستوں کی حتمی پولنگ اسکیم جاری کر دی ہے۔ ان نشستوں پر 8 فروری کو ملک بھر سے 12 کروڑ 85 لاکھ سے زائد ووٹرز آئندہ 5 سال کے لیے اپنے نمائندوں کا انتخاب کریں گے۔ ملک میں عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران اور ریٹرننگ افسروں کو میجسٹریٹ کے اختیارات تفویض کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔
ڈی آر اوز آر اوز کو میجسٹریٹ کے اختیارات انتخابی نتائج مرتب ہونے تک دیے گئے ہیں۔ اور نگران وزیر داخلہ ڈاکٹر گوہر اعجاز نے نیشنل ایکشن پلان سیکریٹریٹ کا دورہ کیا، جہاں کوآرڈینیٹر نیشنل ایکشن پلان کی جانب سے وزیر داخلہ کو بریفنگ دی گئی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ تمام شہریوں کا تحفظ ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔ اس ضمن میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مابین بھرپور تعاون انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے عام انتخابات کے دوران امن و امان اور سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت کرتے ہوئے غیر ملکیوں کو فول پروف سیکیورٹی کی فراہمی کا بھی جائزہ لیا اور اس میں بہتری پر زور دیا۔ مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ عوامی خدمت ہی ہماری سیاست کا محور ہے۔ انتخابات میں کامیابی ملی تو مہنگائی ختم کر کے عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کریں گے۔ وہ وہاڑی کی تحصیل بورے والا میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے۔ تفصیل بتا رہی ہیں نمراز سہیل۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ عوامی خدمت ہی ہماری سیاست کا محور ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ملک سے اندھیرے کا خاتمہ کیا، بجلی سستی کی اور عوام کو کھانے پینے کی اشیاء سستے داموں دستیاب تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت رہتی تو ملک کا یہ حال نہ ہوتا۔ آج تو پاکستان سے بے روزگاری ختم ہو جانی چاہیے تھی، بورے والا سے بے روزگاری ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن یہ وہ ٹولہ ہے جس نے پاکستان کے جسم پہ کلہاڑا مارا ہے، زیادتی کی ہے۔ دیکھو یہ موٹر وے بن رہی تھی اور اگر مسلم لیگ نون کی حکومت آئی انشاءاللہ ایک موٹر وے یہاں سے بورے والا سے بھی گزرے گی۔ نواز شریف نے کہا کہ ملک سے مہنگائی کا خاتمہ اور معاشی استحکام اولین ترجیح ہے۔ ملک کو موجودہ بحران سے نکالنے کے لیے تمام تر توانائیاں صرف کریں گے۔ نواز شریف کی خدمتیں اس قوم نے یاد رکھی ہوئی ہیں اور نواز شریف اللہ کے فضل و کرم سے وعدہ کرتا ہے کہ مسلم لیگ نون آئے گی تو انشاءاللہ اس مہنگائی کو مٹائے گی۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف کے ترقیاتی منصوبے ہی مسلم لیگ نون کا منشور ہیں۔ صرف مسلم لیگ نون ہی اپنی کارکردگی کی بنیاد پر عوام کے پاس گئی ہے۔ صرف مسلم لیگ نون ایک ایسی جماعت ہے جو اپنی کارکردگی کی بنیاد پر عوام میں گئی ہے۔ باقی سب جماعتیں نواز شریف پر تنقید کر رہی ہیں، تو جب کام کیا ہوتا ہے تو تنقید کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بورے والا والوں۔ جلسے سے مسلم لیگ نون کے دوسرے رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے پہلے بھی جنوبی پنجاب کی حقیقی معنوں میں خدمت کی ہے، آئندہ بھی اس روایت کو جاری رکھیں گے۔ نمرا سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ سیاست میں نئی سوچ اور عزم کی ضرورت ہے۔ پیپلز پارٹی کا 10 نکاتی منشور پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنانے کی دستاویز ہے۔ وہ ملتان میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے۔ تفصیل بتا رہے ہیں سمیع اللہ۔ ملتان میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ جمہوریت اور عوام کی طاقت پر یقین ہے۔ قائد عوام کے ویژن کو لے کر عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاست میں نفرت اور تقسیم ہمارا راستہ نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، چنو ایک ایسا نئی سوچ کو جس سے ہم انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے اس نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر دیں گے۔ ہم مل کے اس معاشی بحران کا مقابلہ کریں گے، اس مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کا مقابلہ کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ عوام کے اہم مسائل کو منشور کا حصہ بنایا ہے۔ میں پاکستان کے غریب عوام کو 30 لاکھ گھر بنا کے دوں گا اور گھر کے جو مالکانہ حقوق ہے وہ ان گھر میں رہنے والے خواتین کو میں وہ مالکانہ حقوق دلواؤں گا۔ پیپلز پارٹی کے وائس چیئرمین یوسف رضا گیلانی نے خطاب میں کہا کہ ان کی جماعت ایک نظریاتی جماعت ہے۔ قائد عوام نے لوگوں کو ووٹ کی طاقت سے آگاہ کیا۔ آپ کے ووٹ کا درست استعمال آپ کا مستقبل بہتر بنائے گا۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے مظفر گڑھ سے قومی اسمبلی کی حلقہ NA 177 میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری جماعت خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری سیاست جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ہے۔ ہماری سیاست جاگیردار اور سرمایہ دار کی سیاست نہیں، جو لوگوں کو ان کے ذاتی مفاد کی بنیاد پر کہتے ہیں میں آپ کا فلانا مسئلہ حل کر دوں گا۔ سیاست نام ہے مملکت کے اندر ایسے تنظیموں تدبیر کا کہ لوگوں کے انسانی حقوق کا تحفظ کیا جا سکے۔
استحकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन कहते हैं कि मुल्क को दरपेश सबसे बड़ा मसला अबतर माशी हालत है, जिससे निमटने की पूरी कोशिश की जाएगी। मुल्तान में कौमी असम्बली के हल्का 149 में कॉर्नर मीटिंग्स के दौरान उनका कहना था कि कामयाबी की सूरत में इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुल्की मईशत को बेहतर बनाने के साथ मुल्तान समेत पूरे जनूबी पंजाब में तरक्याती मंसूबों के नए दौर का आगाज करेंगे। जहांगीर तरीन ने कहा कि मसाइल छोटे हों या बड़े, उनके हल की कोशिश करना अवामी नुमाइंदों की अव्वलीन जिम्मेदारी होती है। और नाज़रीन, आम इंतखाबात के करीब आते ही कराची समेत सिंध भर में सियासी राबतों में तेजी आ गई है। हसन नासिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। सियासी जमातों में शमूलियत समेत रवाबित की बहाली और सियासी हमांगी के लिए सियासी जमातों की मुहिम में इजाफा होता जा रहा है, जबकि जलसे जुलूस, सियासी रैलियां, जोश व जज्बात से भरपूर तकारीर ने इंतखाबी माहौल में मजीद हिद्दत पैदा कर दी है। हैदराबाद में जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर सिराजुल हक ने जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में अवाम के टैक्स का पैसा और वसाइल ज़ाया कर दिए जाते हैं, हुकूमत में आकर फलाही रियासत का क़याम यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने भी हैदराबाद में पड़ाव डाला, जबकि रैली से खिताब में निहाल हाशमी, खेलदास कोहिस्तानी ने कहा कि सूबा सिंध तरक्की के मैदान में निहायत पीछे रह गया है, जबकि हैदराबाद कराची मोटरवे हो या ग्रीन लाइन, पानी का मंसूबा हो या बिजली के लोड शेडिंग से निजात, तरक्याती काम सिर्फ एक ही लीडर नवाज शरीफ के दौर में हुए हैं और मुखालिफिन इसीलिए खाइफ हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि PPP की मकबूलियत और मंशूर के बायस दीगर जमातों से लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ़द ने सीनियर डिप्टी कन्वीनर सैयद मुस्तफ़ा कमाल की सरबराही में सरबराह सुन्नी तहरीक सरबत एजाज कादरी और बिलाल कादरी से अहम मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हमेशा से हमें भाईचारगी का सबक मिला है और इस शहर में नया कल्चर डेवलप हो रहा है। जामशोदा जिले में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की सरगर्मियां जारी हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुराद अली शाह ने अपने इंतखाबी हल्के सहमन में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमें अवाम ने मौका दिया तो पहले से बढ़कर अवाम की खिदमत करेंगे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी गरीबों की जमात है और हमारी जमात ने आम कारकुन को भी फौकियत दी है। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ ने कहा है कि मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए नवाज शरीफ का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। नवाज शरीफ ही मुल्क को मसाइल के गर्दाब से निकाल सकते हैं। NA 115 शेखुपुरा के इलाकों में अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर कॉर्निंग मीटिंग्स और जलसों से खिताब करते हुए उनका कहना था कि जिस तरह शेखुपुरा शहर में तरक्याती कामों का जाल बिछाया, अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो तमाम वसाइल का रुख देही इलाकों की तरफ मोड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए नवाज शरीफ ने हमेशा कलीदी किरदार अदा किया। लाहौर में हल्का NA 127 में खवातीन के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून के गुज़श्ता दौर में मुल्क से लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा किया गया। अवामी फलाह के मुतादिद नए मनसूबे मुकम्मल किए गए। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि 2018 से पहले का पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क था। मुस्लिम लीग नून की क़यादत वतन अजीज़ को दोबारा तरक्की की राह पर गामज़न करेगी। मरकजी नायब सदर मुस्लिम लीग नून बिरजीस ताहिर कहते हैं कि मुल्क से महंगाई बेरोजगारी के खात्मे का एजेंडा लेकर मैदान में आए हैं। सांगला हिल में अपने खिताब में उन्होंने कहा कि अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। माजी में तब्दीली का नारा लगाने वालों ने अवाम को नफरत, बदअमनी और महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिया। गरीब 2 वक्त की रोटी को भी तरस गया। 8 फरवरी का दिन मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली की नवीद लेकर आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही समेत आज़ाद उम्मीदवार उमर असलम, ताहिर सादिक, शौकत बसरा और सनम जावेद को आम इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी है। अदालत ने मुतल्लिका आज़ाद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने से मुताल्लिक हाई कोर्ट और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले कलअदम करार दे दिए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को मुतल्लिका उम्मीदवारों के नाम बैलेट पेपर में शामिल करने और इन्हें फौरी इंतखाबी निशान अलॉट करने का हुक्म दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के रूबरू चौधरी परवेज इलाही कौमी असम्बली की नशिस्तों से दस्तबरदार हो गए। अदालत ने उन्हें पंजाब असम्बली के हल्का 32 से इंतखाब में हिस्सा लेने की इजाज़त दी थी। इसी बेंच ने कौमी असम्बली के हल्का 87 खुशाब से आज़ाद उम्मीदवार उमर असलम और 49 अटक से ताहिर सादिक को भी इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दी। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि इलेक्शन में हिस्सा लेना बुनियादी हक है। इंतखाबात में फैसला अवाम करते हैं, एहतसाब इलेक्शन कमीशन का नहीं, अवाम का काम है। जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में एक दूसरे 3 रुकनी बेंच ने कौमी असम्बली के हल्का 163 बहावल नगर से आज़ाद उम्मीदवार शौकत बसरा और कौमी असम्बली के हल्कों 119 और 120 लाहौर, जबकि पंजाब असम्बली के हल्के 150 से सनम जावेद के कागजात नामजदगी को दुरुस्त करार देते हुए इन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में एक और 3 रुकनी बेंच ने पंजाब असम्बली के हल्का 19 से आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद आरिफ अब्बासी की अपील खारिज करते हुए इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला
बरकरार रखा। नाज़रीन, खबरनामे में शामिल मजीद खबरें भी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। एक सख्त दूसरा है नरम मिजाज, पर अम्मी को नाज। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखी कपड़े नर्म और मुलायम। सॉफ्ट सॉफ्ट। सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। जी नाज़रीन, साबिक वज़ीर दाखिला और साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ के सियासी सफ़र पर फ़हद अजीज़ की खुसूसी रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। सीनियर सियासतदान और कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ ने सियासत का आगाज साल 1988 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से शुरू किया। वफाकी और सूबाई दोनों सीटों में कामयाब हो गए। आफ्ताब खान शेरपाओ 44,658 वोट हासिल कर पाए, जबकि हाजी गुलाम अहमद बलोर 35,947 वोट लेकर हार गए। साल 1990 के आम इंतखाबात में हल्का NA2 पिशावर से अरबाब मोहम्मद जहांगीर खान 31,222 वोट लेकर फातेह करार पाए, जबकि आफ्ताब खान शेरपाओ 19,137 वोट लेकर नाकाम रहे। साल 1993 के आम इंतखाबात में आफ्ताब खान शेरपाओ सूबाई रुकन असम्बली के मेंबर बने और पीपल्स पार्टी की तरफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बने। 2002 के आम इंतखाबात में आफ्ताब खान शेरपाओ NA8 4 से 42,326 वोट लेकर मर्द मैदान ठहरे, जबकि मद मुकाबिल इफ्तिखार खान मट्टा 18,340 वोट लेकर नाकाम रहे। साल 2008 के आम इंतखाबात में आफ्ताब खान शेरपाओ ने 30,626 वोट लेकर जीत को अपने नाम किया, जबकि मुखालिफ उम्मीदवार बशीर खान उमरजई को शिकस्त हुई। आफ्ताब खान शेरपाओ ने 17 अक्टूबर 2012 को नई जमात कौमी वतन पार्टी की बुनियाद रखी और साल 2013 के आम इंतखाबात में अपनी ही जमात से इंतखाबात में हिस्सा लिया और कामयाब हो गए, जबकि मुखालिफ उम्मीदवार मूसा मीर शाह हार गए। साल 2018 के आम इंतखाबात में आफ्ताब खान शेरपाओ को शिकस्त का सामना करना पड़ा। उन्होंने 35,040 वोट हासिल किए और इनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार अनवर ताज ने 61,911 वोट लेकर जीत को अपने नाम किया। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। यहाँ आपको बताया मकरान डिवीजन बलूचिस्तान में भी कौमी और सूबाई असम्बली हलकों में जबरदस्त मुकाबले की तवक्को है। ईरान की सरहद से मुत्तसिल इस इलाके में रजिस्टर्ड वोटर्स कितने हैं, इलेक्शन में कौन किसके मुकाबिल है, रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से वकार अहमद। मकरान डिवीजन बलूचिस्तान में कौमी असेंबली की 2 जबकि सूबाई असेंबली की 6 नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे। NA258 पंजगुर कम केच पर पीपल्स पार्टी के साबिर बलूच और हक तो तहरीक के मौलाना हिदायतुर रहमान, जबकि NA259 पर BNP के सैयद एहसान शाह और BAP के कोहदा बाबर में कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। PB26 केच 2 से नेशनल पार्टी के डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच और BNP के सैयद एहसान शाह मजबूत हरीफ हैं। PB25 केच 1 से पीपल्स पार्टी के मीर जहूर बुलेदी, PB27 केच 3 से BAP की जुबैदा जलाल और PB28 केच 4 से मीर अकबर आसकानी अहम उम्मीदवार हैं। मकरान में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,67,303 है। मर्द वोटर्स 1,46,933 जबकि खवातीन वोटर्स 1,20,370 हैं। वोटिंग के लिए 510 पोलिंग स्टेशंस और 1,642 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। इलेक्शन 2018 में एहसानुल्लाह रेकी और जुबैदा जलाल कौमी असेंबली के रुकन मुंतखब हुए थे। दोनों का ताल्लुक BAP से था। सूबाई असेंबली की 6 सीट्स में से 5 पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के उम्मीदवार भी कामयाब हुए थे। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि दौर जदीद के चैलेंजेस से निपटने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाना होगा। इस्लामाबाद में ताजिकिस्तान के सफ़ीर से अलविदाई मुलाकात के मौके पर सदर मुमलिकत ने कहा कि इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए इस्लामी ममालिक के दरमियान मज़ीद ताउन की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ताजिकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। दोनों मुल्कों के माबैन तिजारती और इक़्तिसादी ताउन के वसी इम्कानात मौजूद हैं। सदर मुमलिकत ने कहा कि गजा में इसराइली फोर्सेस इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रही हैं। गजा से दर्दनाक मनाजिर सामने आने के बावजूद आलमी बिरादरी इसराइली मज़ालिम रोकने में नाकाम रही। पाकिस्तान गजा के अवाम के दर्द में दिल की गहराइयों से शरीक है।
सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान की मजमूई सूरत हाल, गंदम सब्सिडी, बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी स्कर्दू के मसाइल पर बातचीत की गई। सदर मुमलिकत ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल के मुंतखब मेंबरान से गंदम सब्सिडी मामले पर मुलाकात के लिए इत्तेफाक किया है। सदर मुमलिकत से गुज़श्ता रोज़ गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल के वफ़द ने इलाके के मसाइल और सब्सिडी के मामले पर मुलाकात की थी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपोस्टल ऑर्डिनेंस 2024 जारी कर दिया है। ऑर्डिनेंस का मकसद गैर मुल्की अवामी दस्तावेज़ात के लिए 1961 के हेग कन्वेंशन के तहत पाकिस्तान की जिम्मेदारियां पूरी करना है। कन्वेंशन बैरून मुल्क अवामी दस्तावेज़ात के इस्तेमाल के लिए कानूनी तस्दीक तौसीक में छूट फराहम करता है। सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस वज़ीर आज़म की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 89(1) के तहत जारी किया। पानी की कमी दूर करने के लिए बलूचिस्तान में अब तक 64 छोटे डैम मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि 36 ज़ेर तामीर हैं। मंसूबे को तरजीही बुनियादों पर 5 मराहिल में तकसीम किया गया है। बलूचिस्तान में 100 डैमों की तामीर से 52,000 एकड़ फुट अराजी को पानी मैसर आएगा, जबकि पीने के पानी का मसला भी काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। नाज़रीन, आपको बताएं कि भारत में RSS और हिंदुत्व नज़रिए की पैरोकार मोदी सरकार और रॉ बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों में मसरूफ़ हैं। मोदी सरकार ने खित्ते और बिलखुसूस पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और खित्ते के ममालिक को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। मार्च 2016 में बलूचिस्तान से भारतीय खुफिया जासूस कुलभूषण जाधव को पकड़ा गया। गुज़श्ता साल अप्रैल में हथियार डालने वाला गुलजार इमाम शंबे भी भारत और रॉ की इमा पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस रहा। गुज़श्ता माह बलोच नेशनल आर्मी के कमांडर सरफराज अहमद बंगलसई ने भी एतराफ़ किया कि भारत बलूचिस्तान में खुफिया तौर पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की हिमायत कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तानी सरजमीन पर भारत की जानिब से की जाने वाली दहशतगर्दी के शवाहिद मौजूद हैं। बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी का इर्तिकाब करने पर अमरीकी, कैनेडियन और बरतानवी हुकूमत ने सीनियर रॉ एजेंट्स को मुल्क से निकलने का हुक्म दिया। कानून नाफिज करने वाले इदारे भारतीय जारहियत का जवाब देने के लिए हर वक्त कोशां हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियों की कोशिशों से भारतीय रॉ एजेंट्स की गिरफ्तारी पर अवाम ने इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि पाक फौज ने हमेशा बहुत अच्छा काम किया है और उनकी वजह से भारत को हमेशा मुंह की खाना पड़ी है। हमें अपनी फौज पर बहुत फख्र है। पाक फौज गैर मुल्की किसी भी एजेंडे या प्रोपेगेंडे को कामयाब नहीं होने देगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 भारतीय दहशतगर्दों को पकड़ा, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? हमें पाक फौज को सलाम पेश करना चाहिए। हमारी पाक फौज बहुत बेस्ट है और हमारी आर्मी बहुत बेस्ट है और हमें फ़ख्र है और हम सुकून से यहाँ पे हम रात को सोते हैं कि पाक फौज हमारा ख्याल रख रही है। पाक आर्मी ने हमेशा बड़ा अच्छा काम किया है। इंडिया को हमेशा मुँह की खानी पड़ी है, तो पाक आर्मी जिंदाबाद। पाक फौज ने बहुत अच्छा काम किया, पाक फौज जिंदाबाद। जब भी उन्होंने जारहियत की, पाकिस्तान ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया और इंशाल्लाह पाक फौज देती रहेगी। वो तो बुज़दिल आदमी हैं जी, वो बुज़दिल लोग हैं, वो साजिशें कर सकते हैं, वो कभी भी हम पे हावी नहीं हो सकते। और जब तक हमारी फौज है हमारे साथ तो हम इनका मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे इंशाल्लाह। जब भी पाकिस्तान पे किसी ने करने की कोशिश की है, इंडिया हो चाहे कोई भी हो, ईरान हो, जो भी हो, उन्होंने हमेशा उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है और हमें अपनी पाक फौज पे बहुत फख्र है। हमारे पाकिस्तानियों ने बहुत अच्छा किया है कि इंडिया वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम लोग बहुत खुश हैं। पाक फौज जिंदाबाद। पाकिस्तान ने इंडिया वालों के साथ जो सलूक किया, हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। मुल्क में मुकीम गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ 647 अफगान शहरी वापस चले गए। अफगानिस्तान वापस जाने वाले अफगान शहरियों की मजमूई तादाद 4,75,603 हो गई है। नाज़रीन, पानी की कमी दूर करने के लिए बलूचिस्तान में अब तक 64 छोटे डैम मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि 36 ज़ेर तामीर हैं। मंसूबे को तरजीही बुनियादों पर 5 मराहिल में तकसीम किया गया है। बलूचिस्तान में 100 डैमों की तामीर से 52,000 एकड़ फीट अराजी को पानी मुयसर आएगा, जबकि पीने के पानी का मसला भी काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। मज़ीद तफसील जानेंगे सरफराज शेख से। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का 43% रकबे पर मुश्तमिल मुतनव्वो अहमियत का हामिल सूबा है। इस वसी इलाके को कुदरत ने बेशुमार मादनी वसाइल से मालामाल किया है, मगर पानी की कमी बलूचिस्तान की इलाकाई तरक्की और लोगों की आबादकारी में बहुत बड़ी रुकावट है। इस हवाले से जहां विफाकी और सूबाई हुकूमत ने बलूचिस्तान में तरक्याती कामों का जाल बिछा रखा है, वहां पानी की कमी को पूरा करने के लिए भी संजीदा इक़दामात उठाए जा रहे हैं।
पानी की किल्लत के हवाले से बलूचिस्तान में वफाकी हुकूमत की जानिब से 100 डैम्स की तामीर का मंसूबा 2009 में शुरू किया गया, जिसका मकसद खुशहाली का सदेबाब करना था। बलूचिस्तान की समाजी, मुआशी, जोग्राफियाई और अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र 100 डैम्स की तामीर का मंसूबा इतना सहल नहीं था, मगर पाक फौज के ताउन से इसे काबिल अमल बनाया गया। बलूचिस्तान में अब तक 100 में से 64 छोटे डैम्स मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि 36 ज़ेर तामीर हैं। वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान में इन 100 डैमों की तामीर की सरपरस्ती मौसर अंदाज में कर रही है। मंसूबे को तरजीही बुनियादों पर 5 मराहिल में तकसीम किया गया। 20 डैमों पर मुश्तमिल मंसूबे का पहला मरहला जून 2009 में शुरू किया गया, जिसकी बदौलत डैमों में 44,438 एकड़ फीट पानी बचाया जा सकता है, जबकि 25,850 एकड़ अराजी को सैराब किया जा सकता है। इस तरह 26 डैमों पर मुश्तमिल दूसरा मरहला दिसंबर 2019 में मुकम्मल हुआ। इस मंसूबे से 44,000 एकड़ अराजी को सैराब किया जा रहा है। मंसूबे का तीसरा मरहला 20 डैमों की तामीर पर मुश्तमिल है। चौथे मरहले में 23 और पांचवें मरहले में 11 डैम्स 2026 तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे, जिससे बलूचिस्तान में बिलाशुबा एक ज़राई इनकलाब मुतवक्के है। इन स्टोरेज डैमों की मदद से काश्त की गई ज़मीनों और आबादी को सैलाब से होने वाले नुकसानात से बचाया जा सकेगा। बलूचिस्तान में 100 डैमों की तामीर से तकरीबन 52,000 एकड़ फीट अराजी को पानी मुयस्सर आएगा, जबकि पीने के पानी का मसला भी काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। डैम्स की तामीर से बलूचिस्तान में इलाकाई तरक्की, ज़राअत और माशी इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिल रहा है। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कोयटा। हमने खुली रखी, एक सिंपल मैसेजिंग की, बट यू लर्न फ्रॉम डेटा। डेटा से आपने क्या लर्न किया? आप पोलियो के अंदर टारगेटेड काम करते थे कि पता चला कि सीवेज में इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोलियो का वायरस है, तो आप गए वहाँ पर, आपने पोलियो का एंटीवायरल ड्रग्स बच्चों को पिलाई ज़्यादा। अच्छा, तो आपने टारगेटेड काम किया। एंड लुक एट दैट, आपके वेदर एक, आपके जीन्स एक, आपका DNA तकरीबन एक सा, बट हिंदुस्तान परफॉर्म्ड, इंडिया परफॉर्म्ड वेरी बैडली, hundreds of thousands of deaths हुई एंड पाकिस्तान। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि द पोटेंशियल व्हेन यू गेट टुगेदर, व्हेन यू थिंक टुगेदर, चाहे वो अर्थक्वेक हो चाहे जलजला हो, यू परफॉर्म वेल। अब उसके आगे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2,62,00,000 बच्चों का क्या करेंगे? द नंबर ऑफ स्कूल्स नीडेड। अच्छा, दूसरे आपको ऐड कर दूँ, क्योंकि ये बात आज एजुकेशन पर ही है। आई हैव अ लॉट टू से ऑन सो मेनी अदर थिंग्स, बिकॉज आई वुड लाइक टू एनकरेज यू कि इस मुल्क के अंदर एक डिफाइनिंग मोमेंट मैं हमेशा सुनता था कि आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आज भी, अब भी डिफाइनिंग मोमेंट है। आई वॉन्ट यू टू एंश्योर दैट यू ऑल ऑफ यू गो आउट एंड वोट एंड मेक श्योर दैट यू वोट। इफ यू डोंट टेक पार्ट इन डेमोक्रेसी, व्हाट राइट डू यू हैव? देन कम अराउंड एंड क्रिटिसाइज व्हाट हैपेंस। एवरी वन ऑफ यू मेक श्योर दैट यू वोट, whatever you vote, to whichever party you vote, but make sure। ये क्या बात हुई कि नहीं घर में बैठे रहेंगे और छुट्टी मनाएंगे? प्लीज डोंट डू दैट। वोट फॉर द पार्टी यू लाइक, व्हाटएवर हैपेंस। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। और नाज़रीन, यहाँ आपको बताएं, निगरां वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी से ताजिकिस्तान के सफ़ीर इस्मतुल्लाह नसरुद्दीन ने इस्लामाबाद में अलविदाई मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर ख़ारिजा ने दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ में ताजिकिस्तान के सफ़ीर के किरदार को सराहा और उन्हें ताजिकिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारिजा के तौर पर नई जिम्मेदारी पर कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला और तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज और वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने पिम्स अस्पताल का दौरा किया और मरीजों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। डॉक्टर गौहर एजाज ने हंगामी बुनियादों पर इमरजेंसी के लिए 40 बेड्स का अतिया करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आइंदा हफ्ते से तमाम मरीजों और लवाहिकीन को खाना भी फराहम किया जाएगा। एक फार्मेसी का भी आगाज जल्द किया जाएगा, जिसमें तमाम जरूरी अद्वियात की मुफ्त फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने गौहर एजाज के इन इक़दामात को सराहा और कहा कि पिम्स अस्पताल में 12 से 15 हज़ार मरीज रोज़ाना इलाज के लिए आते हैं, जिनके लिए सर्विस क्वालिटी और सफाई के निज़ाम को हंगामी बुनियादों पर यकीनी बनाया जा रहा है। निगरां वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने कहा है कि हमारा मकसद मुल्क की GDP की शरह में इजाफा करना है। कराची में कस्टम के दिन पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग, स्मगलिंग और टैक्स चोरी मईशत को बुरी तरह मुतासर कर रहे हैं। FBR में इस्लाहात के लिए मुशावरत का अमल गुज़श्ता 5 माह से जारी है। मुकर्रीन ने कहा कि कस्टम इन्फोर्समेंट ने गुज़श्ता 7 माह में 3 अरब 50 करोड़ का गैर कानूनी सामान जब्त किया है।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कस्टम्स का दिन मनाया गया। इसी सिलसिले में कस्टम हाउस इस्लामाबाद में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी निगरां वज़ीर शाहिद अशरफ तारड़ ने कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए क़वानीन पर अमल दरामद ज़रूरी है। रिपोर्ट कर रही हैं सदफ अफजल। कस्टम का दिन मनाने का मकसद तिजारती माहौल को शफाफ, पायदार और महफूज बनाने के लिए शऊर बेदार करना है। मुल्क में महकमा कस्टम सरकारी खजाने में हिस्सा डालने वाले हुकूमत के सबसे अहम इदारों में से एक है। कस्टम के आलमी दिन के मौके पर कस्टम ऑफिस इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब से खिताब करते हुए वजीर मुवासलात शाहिद अशरफ तारड़ ने कहा कि आलमी तिजारत के लिए कस्टम कवानीन की पैरवी नागुज़ीर है। कस्टम्स हुकाम और अहलकार स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुअस्सर किरदार अदा कर रहे हैं। Leadership in its public sector is not just about holding a position. It requires taking bold decisions that contribute not only to growth of economy but also to the well-being of common citizen. चीफ कलेक्टर कस्टम्स इस्लामाबाद सीमा रजा बुखारी ने कहा कि मुल्की मईशत में पाकिस्तान कस्टम्स का किरदार निहायत अहम है। I would like to acknowledge the efforts of the collectorates in the northern region. Our officers and staff of GB Collectorate work with commitment and dedication in challenging environments. कलेक्टर कस्टम्स मोहम्मद आसिफ हरगन ने मुल्क को मनशियात और स्मगलिंग से पाक करने के लिए कस्टम अफसरान और अहलकारों की काविशों को सराहा। तकरीब के इख्तिताम पर बेहतरीन कारकर्दगी सरंजाम देने वाले अफसरान और अहलकारों को तारीफी असनाद भी दी गईं। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर मदद अली सिंधी का कहना है कि सिर्फ जदीद निज़ाम तालीम ही तरक्की की वाहिद कुंजी है। उम्मीद है कि आने वाली हुकूमत इस ज़िम्न में ठोस इक़दामात करेगी। वफाकी वज़ीर तालीम के कराची के दौरे की तफसील बता रहे हैं सोहेल जमाली। इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन के दफ्तर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी ने कहा कि तालीम का फ़रोग़ हुकूमतों की तरजीह होना चाहिए। पूरे मुल्क में सरकारी स्कूलों और जामियात को माजी में नज़रअंदाज किया गया। यहाँ बेहतरी की बहुत गुंजाइश मौजूद है। जब तक चेक और बैलेंस नहीं होगा तब तक माहौल दुरुस्त नहीं होगा। अब मायार तालीम का ये हालत है कि हमारे पास लर्निंग सिस्टम है नहीं। जो 8 साल का बच्चा है, 9 साल का बच्चा है, उसको पढ़ना एक लफ्ज़ नहीं आता है। इससे कबल निगरां वजीर को IBCC के जिम्मेदारान ने इदारे की कारकर्दगी से आगाह किया। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के इलाकाई कैंपस में मीडिया से बात करते हुए मदद अली सिंधी ने कहा कि 5 माह में निगरां हुकूमत में तालीम की तरक्की और बेहतरी के लिए मुतादिद इक़दामात किए गए हैं। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते, ये बात लम्हा फिक्रिया है। मैंने इस्लामाबाद के स्कूलों को बेहतर किया। अभी 20 स्कूल मैंने मुंतखब किए थे, उनको मैंने मॉडल स्कूलों में तब्दील किया है। उनकी जो हालत ही मैं नहीं बात कर सकता हूँ। अगर इस्लामाबाद की हालत है तो पर हम पंजाब से क्या शिकायत करें, सिंध से क्या शिकायत करें, दूसरे सूबों से क्या शिकायत करें। कि मुझे महसूस हो रहा है कि हमारी जो हुकूमतें आती हैं उनके मंशूर से सरकारी स्कूल्स निकल गए हैं। क्यों निकल गए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इससे कबल वफाकी वजीर को बताया गया कि यूनिवर्सिटी में कराची से 16,000 तलबा की रजिस्ट्रेशन है, जिनमें MPhil और PhD के तलबा भी शामिल हैं। मदद अली सिंधी ने कैंपस के मुख्तलिफ शोबों का दौरा भी किया। सोहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। निगरान वफाकी वज़ीर कौमी वरसा और सकाफ़त जमाल शाह की ज़ेर सदारत इकबाल अकेडमी लाहौर की गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ, जिसमें अकेडमी के मुताद्दिद मंसूबों की मंजूरी दी गई। वफाकी वज़ीर ने कहा कि गवर्निंग बॉडी के मेंबरान की रहनुमाई और सिफारिशात की रोशनी में नौजवानों में इकबाल के पैगामात को फ़रोग़ देने के मिशन को आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की खबरों में खुशामदीद। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद सर्द, जबकि बालाई अजला और बलोचिस्तान में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। तहम इस दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध और स्मोक छाई रहेगी। नाज़रीन, आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील की बात करेंगे, जो कि कुछ यूँ रही। स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लह में -7, गिलगित -5, जबकि अस्तोर और गोपस में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ ऐसे रही। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 4,
کراچی 14, پشاور 4 جبکہ کوئٹہ میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔